ध्यान दो। तो यहाँ पे 9 होगा कैलकुलेशन वाले पार्ट में। कैलकुलेशन में 10⁻³ बाहर ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। ये 1.0967 वाले पार्ट को तो हटा ही लेते हैं, इसको सीधा 1 के बराबर पुट कर ले तो ज़्यादा बेटर है। रिकॉर्डिंग भी ऑन नहीं हो रहा, क्या हो गया है आज लैपटॉप को? शायद लैपटॉप नहीं चाहता कि आज क्लास हो। तुम लोग तो नहीं चाहता होगा ऐसे भी। हाँ, सो 16 × 25 और नीचे 10⁻³ बाहर ले लेते हैं ताकि 1000 आ जाए। 1.0977 वाले पार्ट को सीधा 1 मान लेते हैं। तो 1000 × 10⁻³ बाहर निकाला था, मतलब 4 हो गया। 1/9 भी लेकर के चल रहे हैं, तो अपने कैलकुलेशन में कुछ कैंसिल आउट होता दिख रहा है। 25 से कैंसिल आउट होगा, ठीक है, आसान है फिर तो। यहाँ से 4 और नीचे 10 आ गया। बाकी बचे हुए कैलकुलेशन में 9 वाले पार्ट को 10 मान लेते हैं। क्यों 10 माना है? क्योंकि एक जगह वैल्यू थोड़ा सा कम किया था, एक जगह वैल्यू बढ़ा दिया है, तो जिंदगी थोड़ा आसान हो जाएगा। 4/10, इसका मतलब हम लोग कैलकुलेशन में बेटर होगा कि ये कर लें कि ये 10 को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों 10 को। अपने कैलकुलेशन में 10⁻6 आ जाएगा नीचे। सो 4/10⁻6 है, मतलब 4 × 10⁻6। और अपना जो आंसर है वो इसी फॉर्मेट में निकालना, शायद बोला था कहीं पे ऊपर दे रखा था आंसर, इसी फॉर्मेट में निकाला। गिव योर आंसर इन द मल्टीपल ऑफ 10⁻6। तो अपना आंसर है 4 × 10⁻6। इसका मतलब ऑप्शन 2 आंसर हो जाएगा। मतलब लेंदी करने का क्वेश्चन कोशिश किया है, बट इस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसलिए अब इसको क्वेश्चन को गलत नहीं बोलेंगे, रिलेवेंट ही बोलेंगे। है सिंपल सा चीज। इसी को सिंपल लैंग्वेज में ऐसा बोलता कि 5 से 4 के ट्रांजिशन का वेवलेंथ निकालो। चलो उसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया कि इलेक्ट्रॉन 5 से 2 पे आ रहा, इसमें जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है वो कौन सा ट्रांजिशन रखेगा, उसका वेवलेंथ निकालो। तो 5 से जब आप 2 पे जाते हैं तो 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2। सबसे छोटा एनर्जी गैप 5 से 4 है। एनर्जी गैप जब कम होगा तो इस केस में वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा। तो ठीक है, ट्रांजिशन पता चल गया, उसका आंसर निकालो। अब इसमें जबरदस्ती का n1 n2 आर द बाउंड्री वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कुछ भी कहानी दे दिया इसमें। फिर बोला n1 + n2 = 7 है, n2 - n1 = 3 है। अननेसेसरी, ये चीज अननेसेसरी है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही सवाल आता है। फिर उसके बाद ये भी अननेसेसरी है, इन द मल्टीपल ऑफ 10⁻6। बट इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में इस तरीके से वैल्यू को सेट किया जाता है, तो चलो ठीक है, इसको हम फिर भी एक बार को बोलेंगे, इस क्वेश्चन के लिए रेलिवेंट है। क्वेश्चन डिसेंट है, पूछने लायक है डेफिनेटली, थोड़ा लेंदी बना दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन शेल? ये अच्छा सा क्वेश्चन दिख रहा है। पोटेंशियल एनर्जी बोला, पोटेंशियल एनर्जी दो जगह डिस्कशन करते हैं हम लोग। एक डिस्कशन होता है हम लोग के पीरियोडिक टेबल में, और दूसरा डिस्कशन होता है हम लोग के इसमें बोर्स मॉडल में। ग्राउंड स्टेट से अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को उठा के इन्फिनिटी पे लेके जाते हैं, तो इसके लिए जो एनर्जी चाहिए होगा दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। किसी एक्साइटेड स्टेट से अगर इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रॉन को लेके जाते हैं, तो फिर इसके लिए जो एनर्जी चाहिए होगा दैट इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। सो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, ये ध्यान रख सकते हैं। सवाल में पोटेंशियल एनर्जी भी पूछा है और उसमें एन शेल बोला, KLMN। के शेल का मतलब n = 1, L का मतलब 2, M 3, N का मतलब 4। सो n = 4 आ गया। और उसके अलावा बोला है बेरिलियम 3+ आयन। तो बेरिलियम 3+ आयन में n = 4 में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा, उसका एनर्जी निकालने बोला है। अगर हम लोग एनर्जी गैप निकालें तो डेल्टा एनर्जी इज इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है कि क्या दिया है देख लेते हैं एक बार। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया वैल्यू। तो हम लोग का एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 इंटू Z²/10²। लेकिन एक गैप बोला है E2 - E1। E2 - E1 का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 13.6 इंटू Z², 1/n1² - 1/n2²। और यही चीज आपको उधर भी आता था। मतलब इसी डेल्टा ई वाले पार्ट को हम लोग फिर HC से डिवाइड करके ये क्या बोलते हैं, जो 1/λ का फॉर्मूला था उसको निकाल करके लाते हैं। खैर, अपने कैलकुलेशन में 13.6 इंटू Z², बेरिलियम के लिए Z का वैल्यू हो जाएगा 4 के बराबर। 13.6 इंटू 4² सीधा 16 लिख लेते हैं। और हम लोग बोल रहे हैं 1 से इन्फिनिटी लेके जाना है। सो n2 पे इन्फिनिटी डालेंगे तो पूरा वैल्यू तो 0 ही हो जाएगा, दिमाग ही नहीं लगाना है। और पहले वाले केस में हम लोग वैल्यू 4
एन शेल दे रखा है। वैसे एन शेल के तो पोटेंशियल एनर्जी वर्ड डिफाइन नहीं करना चाहिए, थोड़ा गलत दे रखा है। इसके लिए बाइंडिंग एनर्जी वर्ड यूज करना चाहिए था। हम लोग ग्राउंड स्टेट के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं। ठीक है, सेंस सेम है, बट थोड़ा सा वर्ड का सिलेक्शन गलत है, बाइंडिंग एनर्जी होना चाहिए। सो 1/4 स्क्वायर मतलब 1/16, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 13.6 की आंसर आ जाएगा। ठीक है, सवाल हम एक बार समझा देते हैं आपको फिर से। सवाल भारी नहीं है, सवाल में जो टर्म्स है बस वो समझना है और फॉर्मूला आपको अप्लाई करने आना चाहिए। सो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी पूछा ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, एक सेकंड एक सेकंड, हम कुछ और ही सोच लिया यार। वैसे आंसर शायद गलत नहीं आएगा, सेम ही आंसर निकल के आएगा, हम पता नहीं क्या सोच लिया। आयनाइजेशन पोटेंशियल हम वर्ड सोच लिया पोटेंशियल एनर्जी को। एक मिनट, आपको शायद एक चीज याद होगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा एक फॉर्मूला आता था। जहां पे टोटल एनर्जी का वैल्यू नेगेटिव होता था, मैग्नीट्यूड बाय काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता था, तो माइनस साइन लगा सकते हैं। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू जितना भी आता है उसको बाई 2 कर लो, तब हम लोग का टोटल एनर्जी निकल के आता है। और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हम कुछ और चीज बता दिए, हम आयनाइजेशन पोटेंशियल बता दिए, या आयनाइजेशन एनर्जी हम पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा कुछ और सोच लिया। टोटल एनर्जी सर का NH शेल से बाहर भेजते हैं तब ना आयोनाइजेशन होता है। हम बोल रहे आयनाइजेशन वर्ड ही हम मतलब पोटेंशियल को आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेट कर दिए, हम कुछ और ही एक्सप्लेन कर दिए बेसिकली। पोटेंशियल एनर्जी तो सिंपल इससे एसोसिएटेड है बोर्स मॉडल वाले पार्ट में। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 हो गया। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो हम लोगों के एन शेल का मतलब था n इक्वल टू 4, और बेरिलियम का मतलब हो गया z इज इक्वल टू 4। सो अपने कैलकुलेशन में z भी 4 है, n भी 4 है, दोनों का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। सो वैल्यू 13.6 के बराबर ही आएगा टोटल एनर्जी के लिए। और हम लोग को कैलकुलेशन करना है पोटेंशियल एनर्जी का। सो पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, मतलब -13.6 का 2 टाइम्स 27.2 अपना आंसर हो जाएगा। डिसेंट क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन भारी नहीं है, ये टर्म्स बस हम कुछ और सोच लिया और उसके हिसाब से सोच करके कैलकुलेशन करने लग गए। लेकिन ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, जो सबसे राइट साइड में मैंने रिलेशन लिखा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मैग्नीट्यूड वाइज टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है और पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 होता है। साइन वाइज टोटल एनर्जी नेगेटिव होता है, पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव होता है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी में माइनस साइन डाल दिया। अगर आपको उल्टे में डालना है माइनस साइन तो बाकी दोनों में माइनस डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का मतलब हम लोग काइनेटिक एनर्जी के पॉजिटिव वैल्यू को नेगेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, in which of the following transition the wavelength will be minimum? wavelength minimum चाहिए, अभी जस्ट कैलकुलेशन किया था SC बाय लैम्डा। अगर वेवलेंथ मिनिमम चाहिए तो एनर्जी सबसे हाईएस्ट होना चाहिए। इसमें एक छोटा सा इंफॉर्मेशन अगर आपको याद हो तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत है, तो ट्रांजिशन ही नहीं होगा, 2 से 2 कोई ट्रांजिशन नहीं होता है। इसके अलावा 6 से 4, 4 से 2, 3 से 1 अच्छे अच्छे ऑप्शन है, हर जगह 2-2 का गैप है। एक इंफॉर्मेशन आपको 2 एटॉमिक से 2 का ट्रांजिशन वेवलेंथ 0। ट्रांजिशन होना भी तो चाहिए भाई, अब वेवलेंथ 0 हो जाएगा 2 से 2 के ट्रांजिशन में, इन्फिनिटी नहीं बोल दें। ट्रांजिशन हुआ ही नहीं तो 0। अच्छा अच्छा, कैलकुलेशन में इन्फिनिटी आ जाएगा लगता है। एक आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के टाइम पे एक छोटा सा चीज बताया था, अगर किसी को याद हो तो। बोला था क्वेश्चन को इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखना, और आपके डायग्राम भी इसी तरीके से बनाए थे मैंने। n इक्वल टू 1 और 2 के बीच में जो एनर्जी गैप होता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। n इक्वल टू 2 और 3 का जो बीच का एनर्जी गैप होता है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 3 से 4 के बीच का जो एनर्जी गैप होता है 0.85 के बराबर होता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे गैप छोटा होता जाता है, मतलब सक्सेसिव वैल्यू हर जगह पे एक एक का ही गैप है, बट जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं एनर्जी गैप उतना ही कम होता जा रहा है। सो ऑल्दो यहाँ क्वेश्चन में दिख रहा है, मतलब आप कैलकुलेशन कर सकते हैं इस चीज में, लेकिन कैलकुलेशन करने वाला सवाल नहीं है ये, काइंड ऑफ एक ट्रिक बोल सकते हैं, या काइंड ऑफ बोल सकते हैं स्मार्टनेस वाली चीज है कि 6 से 4 का जो गैप एनर्जी गैप होगा
ये उन एनर्जी गैप्स के बीच में जहाँ गैप कम है। 4 से 2 थोड़ा लार्जर गैप होगा, 3 से 1 सबसे लार्जर गैप होगा। सब में दो दो एनर्जी लेवल का डिफरेंस है, बट जैसे जैसे आप सब्सिक्वेंट हायर एनर्जी पे जाते हैं गैप्स उतने ही छोटे होते जाते हैं। मतलब दो एनर्जी लेवल के बीच का गैप 6 से 4 में सबसे छोटा होगा, 2 से 4 में थोड़ा बड़ा होगा, 3 से 1 में सबसे बड़ा निकल के आएगा। सवाल बोला है वेवलेंथ मिनिमम होना चाहिए, मतलब एनर्जी गैप मैक्सिमम होना चाहिए। एनर्जी गैप मैक्सिमम मतलब ऑप्शन 3 आंसर कंसिडर कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, न्यूमेरिकली सॉल्व कर सकते हैं और एक लॉजिकली सॉल्व कर सकते हैं। हम लॉजिकल तरीका आप लोगों को बता चुके थे क्लास 11th में, मालूम होना चाहिए थोड़ा। The ratio of kinetic energy and potential energy of an electron in Bohr's orbit of a hydrogen-like species is, अभी जस्ट ऊपर डिस्कशन किया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P/2। इसका मतलब रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और माइनस साइन भी रहता है बेसिकली, सो -1/2 टाइप्स का आंसर आ जाना चाहिए। ऑप्शन सेकंड कंसिडर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। ये आपको खुद से ट्राई करना है, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं कर रहा है, इजी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सवाल है। फोटोन ऑफ मिनिमम एनर्जी 496 किलो जूल पर मोल आर नीडेड टू आयनाइज सोडियम एटम। अब यहाँ आयनाइजेशन है, आयनाइज का मतलब सोडियम को Na+ में कन्वर्ट कर रहा है। सो सोडियम को Na+ में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी देना होगा दैट विल बी आयनाइजेशन एनर्जी, और उसमें पर मोल दे रखा है। फिर बोला है कैलकुलेट द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट दैट विल आयनाइज सोडियम एटम। तो ऐसा बोल रहा है कि हम लोग अगर सोडियम को आयनाइज करना है तो हम लोग के पास मिनिमम एनर्जी इतना रिक्वायर्ड होना चाहिए, किलो जूल पर मोल। और पूछा है कि एक एटम को आयनाइज करने के लिए क्या फ्रीक्वेंसी का लाइट चाहिए होगा। तो ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, जैसे एक मोल एटम के लिए 1 Na के लिए 496 किलो जूल है 10⁻3। इसका मतलब अगर हम लोग एक एटम की बात करेंगे तो फिर 496 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाई 6.03, अभी Na ही लिख लेते हैं। हम लोग को इतना एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा अगर हम लोग एक एटम को आयनाइज करना चाहते हैं तब, पहला चीज। इसके बाद फिर बोला है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट क्या चाहिए, तो फिर ऑब्वियसली बात है hc/λ ले लो या फिर hν ले लो। सवाल में फ्रीक्वेंसी पूछा है तो hν विल बी इक्वल टू एनर्जी, मतलब 496 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाई सोडियम, सॉरी डिवाइडेड बाई Na। कैलकुलेशन में फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 496 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 6.626 इंटू 10⁻⁻34, ऐसा कुछ कैलकुलेशन है। तो फ्रीक्वेंसी में हम लोग 23 को हटा लेते पहले, तो इसका मतलब -11 आ जाएगा। बाकी बचा 6 और 6 मतलब 36। 6 और 6.6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 नहीं अप्रोक्सीमेटली 40 आ रहा है, जैसा मेरे को दिख रहा है अप्रोक्सीमेटली 40 निकल के आ रहा है। अपने कैलकुलेशन में 40 और 96 496 दिख रहा, मतलब अगर 10 टाइम्स कैंसिल आउट करते तो 400 होता, उसको और 12 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 और उसके अलावा कुछ और वैल्यू आएगा, देख के मालूम पड़ा कि 12 ही कैलकुलेशन क्या है 12.4। अरे इतना नहीं चाहिए भाई। तो 12 हो गया, नीचे 10⁻⁻11 ऊपर 10⁻3 है, इसका मतलब इंटू 10⁻14 अपना वैल्यू हो जाएगा। तो अपना कैलकुलेशन 12 इंटू 10 समथिंग आ रहा वैल्यू, सो 1.24 इंटू 10⁻15 ऐसा कुछ कैलकुलेशन कंसिडर किया जा सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है 12 के आजू बाजू कुछ आंसर इंटू 10⁻14, इसको 1.2 समथिंग लिख सर आवाज भी आ रहा हेलो, आवाज आ रहा है क्या? है। यस सर आ रहा है। अब लाइट चला गया। आज पता नहीं क्या तकलीफ है यार जिंदगी में, कुछ ज्यादा ही गड़बड़ चल रहा है माहौल। हाँ चलो, सो अपने कैलकुलेशन में हम लोग आराम से कैलकुलेशन पुटअप कर सकते हैं। 12 इंटू 10⁻14 है, मतलब 1.2 इंटू 10⁻15 ऑप्शन सेकेंड आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं।
अगर मेरे पास 4 ऑप्शन दे रखा है तो ऐसे केस में कोई सेंस नहीं बनता कि हम एग्जैक्ट आंसर कैलकुलेट करें, आराम से सोचा जा सकता है। According to Bohr's model, if the kinetic energy of electron in second orbit of helium is x, then what should be the ionization energy of the electron revolving in third orbit? इसका हम हिंट दे रहे हैं, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन दिख रहा है, बाकी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस नहीं कर पाएंगे। काइनेटिक एनर्जी बोला, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस बोला x के बराबर है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी बताया था। सो हीलियम 2 प्लस के वैल्यू को अखैर x के बराबर ही बोला है, ठीक है। देन व्हाट शुड बी द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ m5 प्लस आयन। ये m कहां से आ गया? If the kinetic energy of an electron in सर second एटॉमिक orbit of नंबर 6 होगा और क्या? अरे इसे कैसे एटॉमिक नंबर 6 मान ले? सर वो मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे काम करता है ना सब। माना कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, लेकिन जब तक मेंशन नहीं करेगा तब तक हम थोड़ा ना लेकर के चल लेंगे। वो तो अभी चलो डिस्कशन करना तो हम मान लेंगे, लेकिन कोई सेंस नहीं है उसका, ठीक है। ठीक है, हम कर लेते हैं डिस्कशन, लेकिन एनीवे क्वेश्चन फिर मेरे हिसाब से थोड़ा गड़बड़ है। क्वेश्चन अच्छा है इसलिए हम डिस्कशन कर ले रहे हैं, बट ये थोड़ा सा इसमें एरर है। खैर, तो m के बारे में बोला है 5 प्लस, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनाना है, इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर वाला पार्ट 6 के बराबर होगा। तो एक चीज मालूम पड़ गई कि एटॉमिक नंबर 6 है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 के बराबर है। तो अपने कैलकुलेशन में काइनेटिक एनर्जी और जो टोटल एनर्जी है, इसका मैग्नीट्यूड तो बराबर ही होता है, बस माइनस साइन के साथ होता है। सो हम लोगों को सेकेंड ऑर्बिट का वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 13.6 की जगह पे 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये भी 2 स्क्वायर के बराबर दे रखा। सो बेसिकली जो 13.6 का वैल्यू है यही x के बराबर दे रखा। अब बोला है एनर्जी निकालो। तो नॉर्मली हम कैलकुलेशन में एक चीज ध्यान रखा करते हैं कि ऊपर का वैल्यू नीचे का वैल्यू सेम रख के बीच में लाइन खींच दिया करता है। ठीक एनर्जी दिया है और दूसरी जगह आयनाइजेशन एनर्जी पूछा है, तो इसलिए इस बार कैलकुलेशन अलग से कर लेंगे। और दूसरा सीधा इधर दिख गया कि जो 13.6 का वैल्यू है, ये 13.6 वाले पार्ट को हम लोग को यूज करना है। तो लाइक मतलब इसमें दिमाग ही क्यों लगाना है, तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन है। आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करने बोला, सो 13.6 इंटू अभी जस्ट बताया था कि आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी का ट्रांजिशन, बट फिर वहीं पे गड़बड़, फिर वापस से दिया थर्ड ऑर्बिट। इसको आयनाइजेशन एनर्जी नहीं बोलना चाहिए, इसको बाइंडिंग एनर्जी बोलना चाहिए। सो थर्ड ऑर्बिट बाइंडिंग एनर्जी अगर कैलकुलेट करेंगे 13.6 इंटू जेड स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर, सीधा इसका वैल्यू पुट करते चले जाते हैं। 1 अपॉन n1 स्क्वायर से लेके 1 अपॉन n2 स्क्वायर, 1 अपॉन n1 मतलब 3, थर्ड ऑर्बिट का मतलब स्क्वायर करेंगे 9, और माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर, ये तो किसी काम का नहीं, 0। और आपको ध्यान रखना है, हम ये लिख करके आपको बता रहे हैं, बट आपको लिखते वक्त दिख जाना चाहिए कि 1 अपॉन इन्फिनिटी है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ये कैलकुलेशन करने की कोशिश करो। यहाँ से 4 आएगा, 13 इंटू 4 52, अपना आंसर 52 वगैरह के अराउंड कुछ निकल के आ जाना चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं। तो 52 नहीं है, बेसिकली 13.6 को हम लोग x मान के चल रहे हैं, तो अपना आंसर 4x निकल के आ जाना चाहिए। ऑप्शन सेकंड कंसिडर कर सकते हैं। क्वेश्चन अच्छा है इसलिए हम डिस्कशन कर लिए, बट स्टिल थोड़ा सा इसमें एरर है, मेटल के बारे में बोलना चाहिए। मतलब जस्ट बिकॉज कि बोर्स मॉडल बोल दिया इसका मतलब हम लोग एक एलिमेंट के बारे में मान रहे हैं, दूसरे को हम लोग सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं मानेंगे, ऐसा क्वेश्चन में सेंस नहीं बनाता है। क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज का मतलब कहीं से शुरू होके n इक्वल टू 1 पे जाके एंड करेगा, इसको हम लोग लाइमन सीरीज बोलते हैं। लास्ट लाइन का मतलब इसके बाद कोई लाइन नहीं बन रहा। फर्स्ट लाइन का मतलब 2 से 1, लास्ट लाइन का मतलब इन्फिनिटी से 1। ये भी आप लोग फिजिक्स में ही पढ़े होंगे, हम लोगों ने पहले भी सीखा था। बाल्मर सीरीज के केस में और भी एक नाम यूज करते हैं हम लोग, लाइन फ्रॉम द रेड एंड, ये वर्ड आता है रेड एंड। कभी जेई मेंस के सवाल में सीधा ये पूछा ही गया था, विच ट्रांजिशन रिप्रेजेंट्स द थर्ड या मे बी शायद फोर्थ लाइन या सेकेंड लाइन, ऐसा कुछ था, थर्ड या फोर्थ लाइन फ्रॉम द रेड एंड। रेड एंड का मतलब हम लोग विबग्योर वाले पार्ट से एसोसिएट कर सकते हैं। अपने कैलकुलेशन में जैसे जैसे आगे जाते हैं वेवलेंथ बढ़ता है, अगर वेवलेंथ बढ़ता है मतलब एनर्जी कम होगा।
सो बाल्मर सीरीज का मतलब कहीं से शुरू करके n इक्वल टू 2 पे आ रहा है हम लोग। इसका मतलब जो लाइन सबसे छोटा होगा या सबसे छोटा एनर्जी गैप रखेगा वो सबसे बड़ा वेवलेंथ रखेगा। तो एनर्जी गैप अगर कम होगा वेवलेंथ बढ़ेगा, मतलब रेड लाइन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो जो हम लोग का सबसे छोटा लाइन है, मान लो 2 3 4 5 ऐसा लेके चले अगर हम लोग, तो हम लोग का सबसे छोटा एनर्जी गैप 3 से 2 में है, इसको हम लोग रेड लाइन बोलेंगे। फिर इस साइड को हम लोग रेड एंड बोला करते हैं, मतलब रेड किनारा बेसिकली बोल सकते हैं हिंदी में। तो हम लोगों का पहला लाइन फ्रॉम द रेड एंड 3 से 2 हो गया, दूसरा लाइन फ्रॉम द रेड एंड 4 से 2 हो गया, तीसरा लाइन फ्रॉम द रेड एंड 5 से 2 हो गया। इस तरीके से हम लोग लाइन फ्रॉम द रेड एंड डिफाइन कर सकते हैं। लास्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज है द वेवलेंथ ऑफ समथिंग। सेकेंड लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज है, ये खुद से ट्राई करके देख लो, क्वेश्चन सॉल्वेबल है। ऊपर इसके 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, बस यहाँ लाइमन और बाल्मर सीरीज के टर्म्स में कैलकुलेशन करने बोला है, ये खुद से ट्राई करना है आपको। विच इलेक्ट्रॉनिक लेवल वुड allow the hydrogen atom to absorb a photon but not emit a photon। हम लोग फोटोन इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन करा सकते, लेवल पर ट्रांजिशन नहीं करा सकते। सो 3s हायर एनर्जी का ऑर्बिटल है, 2p हायर एनर्जी का ऑर्बिटल है, 2s हायर एनर्जी का ऑर्बिटल है, 1s सबसे लोएस्ट एनर्जी का ऑर्बिटल है। हम लोग एक्साइट तो करा सकते हैं लेकिन ऊपर से इलेक्ट्रॉन नीचे नहीं ला सकते, मतलब फोटोन एब्जॉर्ब करेगा लेकिन फोटोन एमिट नहीं करेगा। अच्छा क्वेश्चन है। एक और इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना आपको, बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन डिजेनरेसी से एसोसिएटेड है हाइड्रोजन एटम के लिए। हम लोग जब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करते हैं, सो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम आपको याद होगा बोर्स एंड बरी रूल। किसी को याद है क्या होता है बोर्स एंड बरी रूल? किसी को याद नहीं है बोर्स एंड बरी रूल? तो लोग क्या पढ़ के आए फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर भाई? आप लोग की हालत बहुत पैथेटिक है। जिस तरीके से आप लोग क्वेश्चन सॉल्विंग में बैठ रहे हैं ना, बस सोच रहे कि प्रवचन सुन लें और मेरा रिवीजन हो जाए। आपको नहीं मालूम आप लोग की हालत कितनी हालत खराब है। हम आपको बता रहे हैं, अगर आपको ये बेसिक टर्म नहीं मालूम कि बोर्स एंड बरी रूल क्या होता है, तो पता नहीं आप एटॉमिक स्ट्रक्चर रिवीजन क्या करके आए। जाइए एक बार बोर्स एटॉमिक स्ट्रक्चर का रिवीजन करके आइए। अच्छा क्लास कैंसिल कर रहे हैं, पहले पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर ढंग से रिवाइज करिए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग का मतलब ये नहीं है ना यार कि कल आपको बता दिया क्लास में कि पढ़ के आना एटॉमिक स्ट्रक्चर, ज्यादा कुछ पढ़ने को है भी नहीं। एटॉमिक स्ट्रक्चर के शुरू के पोर्शन में बोर्स मॉडल में केवल फॉर्मूला है, फिर आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉर्मूला है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस फॉर्मूला है, उसके बाद थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है वो प्रिंसिपल हुंस रूल। उसको आप लोगों ने पढ़ने का सोचा भी नहीं होगा, ये सोच के कि यार ये तो बहुत बेसिक चीज तो आता ही होगा, तो उसको पढ़ने की जरूरत क्या है। और आप लोग मुंह उठा करके आ जाते हैं क्लास में बिना मेहनत के। आप चाह रहे हैं कि आप लोग को हाथ में लड्डू मिल जाए, तो दुनिया तो बेवकूफ बैठा है ना। 9th क्लास वाले लोग आपसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, उनको ये सब चीजें पढ़ा रहे हैं हम। उनको 25-30 क्वेश्चन होमवर्क दिया था लास्ट वीक, सब सॉल्व करके आए और प्रॉपर वे में डाउट पूछ रहे हैं। जब बोल रहे पढ़ के और सिंसियरिटी के साथ, तो आपसे बोल रहे आपसे ज्यादा तो हम मेहनत कर रहे हैं भाई। फिर रोज क्लास भी ले रहे हैं 4 घंटे 5 घंटे की, सुबह रात में 9 से 10:30 की क्लास ले रहे हैं, और उसके बाद बैठ कर सिक्वेंशियल रिएक्शन फ्रेम कर रहे हैं, वो भी आपको भेज रहा है, और बाकी काम जो चल रहा है सो चल ही रहा है। आपके लिए तो मेहनत कर ही रहे हैं, उससे आपका रिजल्ट हो ही जाएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़िए, जब तक ये कंप्लीट नहीं हुआ तब तक आगे रिवीजन में बढ़ेंगे नहीं, कोई फायदा नहीं आपको रिवीजन कराना। उससे चलो हम दुनिया वालों को रिवीजन करा दें, यूट्यूब पे लेक्चर डाल डाल के, आपको रिवीजन कराए क्या फायदा होगा। चलिए पढ़िए, बढ़िया है। क्लास एंड कर रहे हैं आज।